नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजश्री। और आज हमारे इस खास कार्यक्रम विशेष में जिसमें हम हर बार आपके सामने एक ऐसा विशेष मुद्दा लेकर आते हैं जिसके चारों तरफ की सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं, यानी कि इस पूरे मसले को 360 डिग्री जिसको कहा जाए 360 डिग्री यानी कि सभी कोणों से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इस खास कार्यक्रम में बात कर रहे हैं चुनावी फॉर्मूलों की। दरअसल भारत दुनिया का सबसे बड़ा संसदीय लोकतंत्र है और निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव ही संसदीय लोकतंत्र की बुनियाद रहे हैं। इसके बावजूद हमारे देश में चुनाव कभी जन सरोकार के मुद्दों पर नहीं जीते जाते। आपको आश्चर्य होगा इस बात को सुनकर। चुनावी नारे कुछ भी कहें, लेकिन जब फॉर्मूले की बात आती है, जब जमीन पर चुनावी समीकरणों को उतारने की बात आती है, तब वो मुद्दे जो जनता से जुड़े होते हैं वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। चुनाव जीतने के हर पार्टी के अपने अपने फॉर्मूले इस देश में रहे हैं। आज़ादी के बाद से ही इन फॉर्मूलों का, इन समीकरणों का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव तक होता रहा है। यहाँ तक कि ब्लॉक स्तर के चुनाव पर भी बहुत हद तक इस तरह के फॉर्मूलों का उपयोग हाल फिलहाल में देखने को मिला। इन फॉर्मूलों के लिए राजनीतिक उसूल सभी को ताक पर रख दिए जाते हैं और राजनीति में बढ़ते अवसरवाद की वजह से अब तो जीत के लिए सभी पार्टियों के फॉर्मूले इतने गड़बड़ हो गए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल किसी एक फॉर्मूले को अपनाने का जोखिम ही उठाने को तैयार नहीं है। फिर भी आज हम बात करेंगे उन चुनावी फॉर्मूलों की, उन चुनावी समीकरणों की जो आज़ादी के बाद से हमारे देश की जनता पर आजमाए जाते रहे हैं। आप जनता हैं, हम जनता हैं, हमारे पास वोट करने का अधिकार है, लेकिन इसी वोट को खींचने के लिए हमारे ये सियासतदान किस तरह के दाव पेच आज तक गढ़ते आए हैं और अभी तक हम पर आजमाए जा रहे हैं, यही है आज का विशेष। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना जाति है। 75 साल की हो रही आज़ादी के बावजूद हमारे समाज और राजनीति में जाति एक कड़वी सच्चाई है। आज़ादी के बाद से ही राजनीतिक दल जातिवाद को खत्म करने के बजाय उसे पालने पोसने में जुटे रहे और आज भी जनता की समस्याओं को हल करने के बजाय जाति के आधार पर चुनाव लड़े जाते रहे हैं और अभी भी लोग लड़ रहे हैं। हालांकि बात तो समतामूलक समाज और सामाजिक न्याय की जाती है, लेकिन व्यवहार में जाति को ही हमेशा तवज्जो तरजीह दी जाती है और अब तो खुलकर जातिवादी राजनीति जोर पकड़ने लगी है। और ये हाल फिलहाल की बात नहीं है, बल्कि आप आज़ादी के बाद से ही देखेंगे तो कई ऐसे दल भी बने जो जाति के आधार पर बने। कोई पिछड़ों पर दांव लगा रहा है तो कोई ब्राह्मण को देवता मानकर उसकी पूजा कर रहा है। यहाँ तक कि जो समाजवाद का नारा जो दल देते हैं वो भी अपने जाति के आधार पर ही चुनाव लड़ने के कोशिश में फिराक में रहते हैं और MY फॉर्मूला अपनाते हैं। तो जाति के आधार पर कौन से फॉर्मूले हमारे सामने हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये एक चौंकाने वाला सच है कि देश के संविधान ने भी जाति को अनुच्छेद 15(2) में धर्म, मूल वंश, लिंग की तरह स्वीकार किया है। अनुच्छेद 16(2) से भी इसकी तस्दीक होती। डॉक्टर अंबेडकर ने चतुर्वर्ण का नाम दिए बगैर अनुच्छेद 17 के प्रारूप में लिखा था कि रैंक, जन्म, व्यक्ति, परिवार, धर्म या धार्मिक रूढ़ी और रीति रिवाज से उत्पन्न विशेषाधिकार या निर्योग्यता को समाप्त किया जाता है। लेकिन संविधान सभा ने इसे स्वीकार नहीं किया, बल्कि अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही। यह अलग बात है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ भेदभाव के खिलाफ कानूनी संरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया है। पहले लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जाति और जनजातियां सामाजिक राजनीतिक तौर पर कमजोर रहीं और उनका मतदान पर असर नजर नहीं आया। लेकिन राजनीतिक दलों ने जातियों को दबाव समूहों के रूप में लगातार नुमाइंदगी देने का काम किया। देश में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जिसमें जातिवादी राजनीति का असर ना हो।
उत्तर भारत के साथ केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में जाति राजनीति पर हावी दिखाई देती है। हर राज्य में 10 से 20% दलित मतदाता है और कुल 300 सीटों पर ये असरदार भूमिका निभाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में करीब 22% की हिस्सेदारी रखने वाले दलित मतदाताओं का पिछले विधानसभा चुनाव में मायावती से मोहभंग जरूर हुआ था, लेकिन पिछले 2 विधानसभा चुनाव के वोट प्रतिशत पर अगर नजर डालें तो दिखाई देता है कि बसपा का मतदाता अब भी उसके साथ है। मायावती पर भाजपा के एजेंट होने की सियासी आरोप का उसके कॉडर वोट पर कोई असर नहीं पड़ता है। मायावती ने 2007 में दलितों के साथ ब्राह्मणों को भी जोड़कर जीत का शानदार फार्मूला तैयार किया था और 30% वोटों के साथ कुल 206 सीटें जीती थी। तब 100 से ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट भी दिया गया था। अब मायावती दोबारा अगले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी से नाराज ब्राह्मण देवता को मनाने में जुट गई। कहने को तो कहा जाता है कि जातियां राजनीति पर हावी है, लेकिन अगर इस बात को उलट कर देखा जाए तो ज्यादा बड़ा सच सामने आता है कि राजनीति जाति पर इस कदर हावी हो गई है कि जातियों की दीवारें कमजोर पड़ने के बजाय लगातार मजबूत होती चली गई। नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी और पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के एमरी बोथिन और थॉमस पिकेटी ने 1962 से 2014 तक के चुनाव नतीजों का विश्लेषण किया है। इस विश्लेषण में पता चला है कि 1962 में ही जनसंघ को 20% ब्राह्मण और 30% से ज्यादा दूसरी अगड़ी जातियों का वोट मिला। वहीं कांग्रेस और दूसरी मध्यमार्गी पार्टियों को 50% वोट मुस्लिम और अनुसूचित जाति और जनजातियों के मिले। कांग्रेस को ब्राह्मणों के 50% और दूसरी सवर्ण जातियों की 40% वोट मिले थे। यही नहीं, पिछड़े वर्ग के भी 40% वोट कांग्रेस को प्राप्त हुए थे। लेकिन 2014 आते आते हालात बदलते चले गए। कांग्रेस समेत मध्यमार्गी पार्टियों को ब्राह्मण समेत सवर्ण जातियों के 20% से कम वोट हासिल हुए हैं। इन पार्टियों को 30 से 40% पिछड़े वर्ग के वोट और 40% मुसलमानों के वोट मिले। वहीं बीजेपी समेत दूसरी दक्षिणपंथी पार्टियों को 60% ब्राह्मण और 50% दूसरी अगड़ी जातियों के वोट हासिल हुए। तो इन पार्टियों को SC/ST के 30% और मुसलमानों के सिर्फ 10% वोट मिले। देश में गैर कांग्रेसवाद को खड़ा करने वाले समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सबसे पहले पिछड़े वर्ग की सामाजिक राजनीतिक ताकत को पहचाना। 60 के दशक में मूक क्रांति के नायक कहे जाने वाले डॉक्टर लोहिया ने जनेऊ छोड़ो जाति तोड़ो का नारा दिया था और लाखों लोगों से जनेऊ छुड़वा दिया था। जाति से मारवाड़ी वैश्य डॉक्टर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी ने एक और मशहूर नारा दिया था, संसूपा ने बांधी गांठ, पिछले पावे 100 में 60। लोहिया का ये नारा आज की कई समाजवादी पार्टियों की चुनावी जीत का फार्मूला बन गया है। बिहार में कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने ही नेता बनाया। 1977 में कर्पूरी ठाकुर ने मुख्यमंत्री बनने के बाद उंगरीलाल कमीशन लागू करके राज्य की नौकरियों में आरक्षण लागू कर बिहार में पिछड़े वर्ग की राजनीति की शुरुआत कर दी थी। लेकिन देश में राजनीति का चरित्र 1990 के दशक में बदला, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू करने का फैसला किया। उसके बाद लोहिया के लोग कहलाने वाले लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव जैसे पिछड़े वर्ग के नेताओं को जीत के लिए एक बड़ा वोट बैंक मिल गया। बिहार में लालू यादव इसी वोट बैंक के दम पर लंबे समय तक सत्ता में रहे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच म्यूजिकल चेयर का खेल चलता रहा। यूपी में जाति और सामाजिक समीकरणों को देखें तो राज्य में सबसे अधिक असरकारक ओबीसी वोटर है, जो 41.5% वोट बैंक के साथ करीब 150 सीट पर जीत हार तय करने में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। वहीं 21% दलित वोटर 100 सीटों पर अपने दम पर पासा पलटने की ताकत रखते हैं और 18% मुसलमान और 19% सवर्ण वोटर अपनी अपनी परंपरागत पार्टियों के साथ ही पिछले चुनावों में नजर आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर पिछड़े वर्ग का वोट इतना अहम हो गया है कि बीजेपी सवर्णों की पार्टी से अब पिछड़ों की पार्टी में तब्दील हो गई है। पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में गैर यादव पिछड़े और गैर जाटव दलित जातियों के दम पर बीजेपी ने 403 में से 312 सीटों पर जीत हासिल की। हालांकि इस जीत में मोदी का करिश्मा भी बहुत असरदार रहा। समाजवादी पार्टी को 47 और कांग्रेस तो सिर्फ 7 सीटों पर सिमट कर रह गई। अब किसान आंदोलन और कोरोना की लहर में बड़े पैमाने पर लोगों की चपेट में आने, अस्पताल, इलाज, दवाई और ऑक्सीजन की बद इंतजामी की वजह से बीजेपी परेशान है।
बीजेपी ने पिछड़े वर्ग की पार्टियों से उनका वोट बैंक छीनने के लिए हर संभव कोशिशें तेज कर दी। पिछले 2 साल से नीट के इम्तिहान में पिछड़े वर्ग को आरक्षण से महरूम रखने वाली मोदी सरकार ने आनन फानन अपने ओबीसी सांसदों से मांग उठवाकर कुछ ही घंटों में आरक्षण लागू करा दिया। अपने मंत्रिमंडल विस्तार में मोदी जी ने यूपी से 6 ओबीसी और दलित समाज के मंत्री बनाए हैं। हिंदुत्व की राजनीति के साथ जाति की राजनीति में भी बीजेपी अब किसी भी दूसरी जातिवादी पार्टियों के मुकाबले में आगे चल रही है। मोदी जी चाहते भी हैं कि बीजेपी को सवर्णवादी पार्टी के बजाय पिछड़ों की पार्टी समझा जाए। अगर मोदी जी खुद ये काम कर रहे हैं तो जरूर पिछड़ों की सियासत से ज्यादा कामयाब कोई दूसरा चुनावी फार्मूला है भी नहीं। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। तो जातियों का गणित इतना हावी हो चुका है कि अब एक बार फिर से देश की सभी पार्टियां जाति की राजनीति में जुटी हुई हैं। जाति आधारित जनगणना की मांग तेज हो चुकी है। हिंदुत्व की बात करने वाली और अगड़ों की पार्टी समझी जाने वाली बीजेपी भी उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर पिछड़ों को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं जाति को गरीबी का आधार मानने वाली समाजवादी पार्टियां अपने वोट बैंक को एकजुट रखने में लगी हुई हैं, चाहे वो मुस्लिम वोट बैंक हो या फिर यादवों का वोट बैंक हो। बीजेपी ने अति दलित और दलित जातियों के नेताओं में राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं जगाकर उनके साथ एक खास तरह की समझौता करने की कोशिश कर रही है। तो 100 से ज्यादा पिछड़ी और दलित जातियों को अपने पाले में लाने के होड़ में लगी हुई बीजेपी सभी के लिए चुनौती बनी हुई है। बहरहाल बांटो और राज करो की राजनीति किसी भी लोकतांत्रिक और समतामूलक समाज के लिए शुभ संकेत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमारे सियासतदान इसी फॉर्मूले पर नहीं रुकते बल्कि इसके आगे की भी बात करते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में भले ही देश को धर्मनिरपेक्ष कहा गया हो, लेकिन देश के राजनीतिक व्यवहार में सांप्रदायिकता सबसे बड़ी सच्चाई है। और ऐसी कड़वी सच्चाई जिस पर हम सभी भले शर्मसार हों लेकिन उससे मुंह नहीं मोड़ सकते। अमर बेल की तरह धीरे धीरे पनपी पली बढ़ी सांप्रदायिकता ने आज उदार सनातनी समाज के बड़े तबके को अपनी चपेट में ले लिया है। आज सांप्रदायिक भेदभाव का मुद्दा चुनावी जीत का एक बड़ा सफल फॉर्मूला बना हुआ है। राजनीतिक तुष्टीकरण ने दोनों सांप्रदायिकता को इस कदर सींचा कि राजनीति की धारा ही बदल गई और चुनाव का चरित्र भी, जिसमें आप अगर उस तस्वीर को देखें तो आपको ये लगेगा कि पार्टी कोई भी हो, दल कोई भी हो, नेता कोई भी हो, कभी न कभी कहीं न कहीं उसने सांप्रदायिकता के इस फॉर्मूले को अपने जीत के लिए इस्तेमाल जरूर किया। आपसी कहने को तो मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान की मांग के लिए जिम्मेदार माना जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन्ना के पाकिस्तान की मांग रखने से 16 साल पहले 1923 में ही विनायक दामोदर सावरकर ने 2 राष्ट्र का सिद्धांत तैयार कर दिया था। तब की अखिल भारतीय कांग्रेस ने देश को धर्मनिरपेक्ष बनाए रखने की पूरी कोशिश की। दरअसल अंग्रेज आजादी के बदले हमें खंडित समाज और देश देकर जाना चाहते थे। उन्होंने इसीलिए बांटो और राज करो की नीति की शुरुआत 1857 के गदर के बाद से ही शुरू कर दी। 1857 में बहादुर शाह जफर के नाम पर हिंदू और मुसलमानों ने एक होकर अंग्रेजों के खिलाफ देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम लड़ा। इसके बाद ही दोनों को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर अलग अलग करने का काम शुरू हो गया। कोलकाता के फोर्ट विलियम कॉलेज ने हिंदी और उर्दू सगी बहनों को अलग कर दिया, तो आगे चलकर मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार कर अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता को पोषित किया। मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए महात्मा गांधी ने न केवल खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया बल्कि कांग्रेस को भी इससे जोड़ दिया। लेकिन दोनों तरफ के कट्टरपंथियों ने न सिर्फ अंग्रेजों का हर मौके पर साथ दिया बल्कि कांग्रेस की हर कोशिश पर सवाल उठाए। अलग राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग के आह्वान पर आजादी मिलने से ठीक 1 साल और 1 दिन पहले डायरेक्ट एक्शन डे के ऐलान ने 1857 में दोआबे में पैदा हुई गंगा जमुनी तहसीब का कत्ल कर दिया। जवाब में हिंदू फिरका परस्ती ने तो महात्मा की ही जान ली। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम कहने वाले महात्मा की प्रार्थना स्वीकार नहीं। पता नहीं क्यों भगवान ने सबकी सम्मति कर दी। देश का बंटवारा हुआ, दोनों तरफ लाखों लोगों का कत्लेआम हुआ, दोनों तरफ से ट्रेनों में भरकर लाशें आती और जाती गई और होते होते देश से सांप्रदायिकता का जहर उतरने के बजाय चढ़ता चला गया।
लेकिन हत्या के बावजूद गांधी मरा नहीं, क्योंकि वो एक सर्वधर्म समभाव का सनातनी विचार था। यहाँ तक कि गांधी विरोधी विचार को भी गांधी नाम का सहारा आज भी लेना पड़ता है। हिंदुत्ववादी पार्टी बीजेपी को राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए गांधीवादी समाजवाद का मुखौटा पहनना पड़ा था। इसलिए गांधी की वैचारिक हत्या के लिए अब सनातन धर्म को ही राजनीतिक हिंदुत्व के हथियार से तिल तिल कर मारा जा रहा है। हिंदुत्व नाम का ये राजनीतिक विचार आध्यात्मिकता में यकीन नहीं करता, वो मुस्लिम के प्रति घृणा भाव के जरिए पनपता है। गांधी के राम हिंदू मुस्लिम सबके राम थे, इसीलिए सबसे पहले करुणावतार सीताराम की दुआ सलाम को योद्धा जय श्री राम के खूनी नारों में तब्दील कर दिया। राम मंदिर निर्माण को सत्ता का रथ बनाया गया और इस रथ पर चढ़कर बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने देश भर में हिंदुओं के ध्रुवीकरण का काम शुरू कर दिया। सांप्रदायिकता के इस रथ को समाजवादी ताकतों ने रोकने की कोशिश की। लालू यादव ने आडवाणी को रोका तो मुलायम सिंह यादव ने बाबरी मस्जिद तोड़ने पर आमादा कारसेवकों को, और फिर 1992 में बाबरी मस्जिद को ढाकर मुसलमानों से सदियों पुराना बदला ले लिया गया। मंडल पर कमंडल हावी हो गया। उसके बाद से मुसलमान अकेला पड़ता चला गया और धीरे धीरे लोकतंत्र के नकाब में सांप्रदायिक हिंदुत्व बहुसंख्यकवाद में बदलता चला गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप इस कदर मढ़ दिया कि लोग भूल गए कि राम मंदिर का ताला कांग्रेस राज में ही खुला था। राजीव गांधी ने भी मौका परस्ती और मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव की वजह से शाहबानो मामले में कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ घृणा का प्रचार कर कांग्रेस का सवर्ण मतदाता छीन लिया। 2014 तक हालात इतने बदल गए कि बीजेपी ने 31.3% वोटों का ध्रुवीकरण करने में कामयाबी पाई। नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वहीं 2019 में तो यह आंकड़ा 37.4% तक पहुंचा। हालांकि इस जीत के पीछे सर्जिकल स्ट्राइक का भी खासा असर रहा, जिसने नोटबंदी की तकलीफों को भुलाने में मतदाता की काफी मदद की। मोदी का सैनिक राष्ट्रवाद भोली जनता को लुभाता रहा। अब देश में मुस्लिम वोट बैंक की जगह हिंदू वोट बैंक आधारित राजनीति ने ले ली। बीजेपी इस ध्रुवीकरण को अभी और आगे तक ले जाने की तैयारी कर रही है। अनुच्छेद 370 को हटाने और राम मंदिर के शिलान्यास के दिन को ऐतिहासिक बताने से लेकर जनसंख्या नीति तक, ये सब इसी ध्रुवीकरण की रणनीति का हिस्सा है। होते होते बीजेपी ने मुस्लिम बैर को हिंदू समाज की विशेषता बना दिया। अब मुस्लिमों को अलग थलग करने भर से काम नहीं चल रहा, बल्कि अल्पसंख्यकों को अपमानित करना भी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुका। हद तो तब हो गई जब किसान आंदोलन को भी खालिस्तानी आंदोलन से जोड़कर बदनाम किए जाने लगे। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी इस तरीके की बयानबाजी से नहीं चूके। 2025 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी स्वर्ण जयंती के अवसर पर देश को अघोषित हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आमादा है। संघ ने साध्य के लिए साधनों की पवित्रता में कभी विश्वास नहीं किया, लेकिन मंडल 3.0 के उदय से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ी। इसलिए बाबा के कमंडल में ही मंडल को समा लेने का चमत्कार किया जा रहा है। यूपी चुनाव के मद्देनजर मनुवादी पार्टी दलित पिछड़ों की हिमायत की बात कर रही है। हिंदू समाज के सबसे ऊपरी पायदान पर बैठे सवर्ण समाज का मानना है कि जाति के मुखौटे में हिंदुत्व को ही तो मजबूत किया जाएगा और कर्मकांड, पाखंड, ढोंग और ढकोसलों का बोलबाला बनाए रखा जाएगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस ध्रुवीकरण को स्थायी बनाने के लिए कांग्रेस मुक्त भारत अभियान की छेड़ रही है। दरअसल बहुसंख्यकवाद में विश्वास करने वाली बीजेपी को देश में मजबूत विपक्ष तो क्या, संसदीय लोकतंत्र की भी कतई जरूरत नहीं है। अंशुमान त्रिपाठी, एपी। एक बार फिर से स्वागत है आपका विशेष में। और हमने बात की जातिगत राजनीतिक फॉर्मूले की, हमने बात की सांप्रदायिक फॉर्मूले की, और अब हम बात करते हैं एक ऐसे फॉर्मूले की जो कई हिस्सों में बहुत हिट रहा। अपराध और राजनीति का चोली दामन का साथ रहा। देश की संसद से लेकर सड़क तक नेता अपराधियों की राजनीति के विरोध की बात करते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और सिविल सोसाइटी के दबाव के बावजूद आज भी अपराधी तत्वों की राजनीति में खासी दखल बरकरार है। और तो और अपराध के आरोपियों को टिकट देना चुनावी जीत का एक आजमाया हुआ सटीक फॉर्मूला माना जाता है। फर्क सिर्फ इतना आया है कि अब दोषी पाए जाने वालों को टिकट नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी यदि आप सच्चाई देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि आज भी हमारी सियासत, हमारे देश की सियासत, हमारे देश के दल इन अपराधियों से और इन आपराधिक छवि वाले नेताओं से अछूते नहीं है।
बाबा नागार्जुन की पंक्तियां हैं, अपराधों की राख मलो तुम, लोकतंत्र के दर्पण में 20 गुना चमकेगा मुखड़ा, फिर तो आत्मसमर्पण में। अपराध की राजनीति में अहमियत को सिर्फ इतनी सी बात से समझा जा सकता है कि देश के जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के 78 मंत्रियों में से 33 मंत्रियों ने अपने शपथ पत्र में माना है कि उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 24 मंत्रियों पर हत्या, हत्या के प्रयास और डकैती की धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ के 27 अगस्त 2014 के फैसले का उल्लेख करना यहाँ गलत नहीं होगा, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को सुझाव दिया था कि बलात्कार और हत्या जैसे अपराधों तथा भ्रष्टाचार के आरोपों में अदालत में मुकदमों का सामना कर रहे व्यक्तियों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जब न्यायालय और प्रशासनिक सेवा में संदिग्ध छवि वाले व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं हो सकती, तो फिर मंत्रिमंडल में ऐसे व्यक्तियों को कैसे जगह दी जा सकती। लेकिन न्यायालय के सुझावों की परवाह किसे है? 2019 में गठित 17वीं लोकसभा में भाजपा के सर्वाधिक 21 सांसद, कांग्रेस के 16 सांसद और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के 7 सांसद ऐसे हैं जिन पर महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले हैं। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों का सामना करने वाले सांसदों में सबसे ज्यादा भाजपा, फिर दूसरे नंबर पर कांग्रेस और तीसरे नंबर पर वाईएसआर कांग्रेस के सांसद। 2019 में 1070 प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ बलात्कार, हत्या, हत्या के प्रयास, महिलाओं के प्रति अत्याचार जैसे गंभीर अपराधों के मामले लंबित होने की जानकारी हलफनामे में दी थी। इनमें भाजपा के 124, कांग्रेस के 107, बसपा के 61, मार्क्सवादी पार्टी के 24 और 292 निर्दलीय उम्मीदवार शामिल हैं। पिछले 5 सालों में बीजेपी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों से जूझ रहे 66 उम्मीदवारों को लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने 46 ऐसे उम्मीदवारों और बहुजन समाज पार्टी ने 40 ऐसे उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। और अगर 2009 से 2019 तक के आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए तो और भी बहुत सी चौंकाने वाली जानकारियां सामने आती है। इस दौरान महिलाओं के प्रति अपराध करने वाले लोकसभा की माननीय सांसदों की तादाद में 850 गुना की बढ़ोतरी हुई। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों के सिलसिले में लोकसभा में जहां 2009 में 2 ऐसे सांसद थे, वहीं 2019 में ऐसे सांसदों की संख्या बढ़कर 19 हो गई। इसी रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 ऐसे सांसद और 6 ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बलात्कार से जुड़े मामले घोषित किए हैं। पिछले 5 सालों में मान्यता प्राप्त दलों ने 41 उम्मीदवारों को टिकट दिया था जिन्होंने बलात्कार से संबंधित मामले घोषित किए थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी पड़ताल में पाया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ऐसे तत्वों को टिकट देकर संसद में लाने से लेकर मंत्री बनाने तक सारे मामलों में आगे चल रही है। कांग्रेस भी थोड़े ही पीछे है। दूध का धुला नहीं है कोई, बाकी की तो बात ही बेमानी। पिछले 5 सालों में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 572 आरोपी प्रत्याशियों ने लोकसभा चुनाव लड़ा। दिलचस्प बात यह है, इनमें से 410 उम्मीदवार बड़ी पार्टियों से चुनाव लड़े थे। जाहिर है कि अपराधियों को चुनावी मैदान में उतारना सफलता का फार्मूला माना जाता है। बिहार और यूपी में तो बाहुबली सांसदों और विधायकों की लंबी फेहरिस्त है। बिहार के शाहबुद्दीन, अनंत सिंह, रामा सिंह, आनंद मोहन सिंह, पप्पू यादव, राजवल्लभ यादव, अरुण यादव और उत्तर प्रदेश में धनंजय सिंह, मुख्तार अंसारी, राजा भैया और रघुराज प्रताप सिंह, अमरमणि त्रिपाठी और अतीक अहमद खासे मशहूर रहे। हालांकि चुनाव आयोग और न्यायपालिका ने चुनावी प्रक्रिया में दागी छवि वाले व्यक्तियों की भागीदारी पर लगाम लगाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण आदेश और फैसले सुनाए हैं, जिसकी वजह से कुछ हद तक दागी छवि वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों को भी 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होने पर लंबे समय तक चुनावी प्रक्रिया से बाहर रहना पड़ रहा है। विधि आयोग ने भी चुनाव में अयोग्यता के बारे में फरवरी 2014 में अपनी 244वीं रिपोर्ट में इस बारे में कई सिफारिशें की। उन व्यक्तियों को चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने की सिफारिश भी की गई जिनके खिलाफ अदालत में संगीन अपराधों के मामले में अभियोग निर्धारित हो चुके हैं। लेकिन ये सुझाव भी बहुत न्याय सम्मत नहीं माना जा रहा। दरअसल कानून कहता है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक भी बेकसूर को दोषी नहीं माना जाए। अपराधियों के लिए एक बहुत बड़ी नियामत है।
इसीलिए संदेह का लाभ पाकर अपराधी छूट जाते हैं। देश में 1951 से मौजूदा सांसद विधायकों को दोषी पाए जाने पर 3 महीने के अंदर अपील करने का वक्त दिया जाता था। दागी नेता 3 महीने के भीतर अपील दाखिल कर फैसले पर रोक लगवा लेते थे। फिर तो राम जी की कृपा से वर्षों तक पेशियां टलती रही। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसे नेताओं पर लगाम लगाई। अपने फैसले में अदालत ने कहा था कि जिस समय किसी एमपी अथवा एमएलए को 2 साल की सजा सुनाई जाएगी, उसकी सदस्यता उसी समय से समाप्त हो जाएगी। अपराध की राजनीति पर लगाम लगना इसलिए भी काफी मुश्किल होता है क्योंकि भारतीय जनमानस में किसी कमजोर के लिए प्रशासनिक अफसर से हाथापाई करने को भी नेता का असली गुण माना जाता रहा है। गलत बात पर गलत तरीके अपनाकर जन भावनाओं का नेता शोषण करते रहे और देश में बाहुबली नेता पनपते पलते और बढ़ते रहे। नेताओं की बड़ी मासूम सी दलील सुनने को मिलती है कि जनता के हित के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो जाएंगे और अपने खिलाफ मुकदमों को भी वो राजनीति से प्रेरित बताने में नहीं हिचकते। अब तो अपराध ने और भी संस्थागत रूप ले लिया है। किसी भी राजनीतिक संस्था, विचार और पार्टी की हिमायत में किए गए अपराध को उनके नेतृत्व के गुण से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने में परहेज करती है अगर वो सत्तारूढ़ पार्टी से रिश्ता रखता हो। यहाँ तक कि पुलिस भी सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियों के गुलाम के रूप में विरोधियों पर मुकदमे दर्ज करने में आपराधिक हथकंडे अपनाने से बाज नहीं आती। यहाँ तक कि उन पर गलत धाराएं लगाकर तब तक उसे शारीरिक मानसिक प्रताड़ना दी जाती है जब तक कि खुद अदालत उसे बेकसूर न माने। लेकिन इतने बरस तक पीड़ित को अपनी प्रताड़ना का मुआवजा नहीं मिलता। ऐसे में अपराध हिंसा की राजनीति के लिए जरूरी हो गया है। पिछले दिनों गौरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले राजनीतिक लाभ उठाते रहे। दिल्ली के दंगों के आरोपियों के खिलाफ दायर अभियोग पत्र में उन लोगों के नाम का जिक्र तक नहीं था जिन पर भावनाओं को उकसाने और नारेबाजी करने का आरोप था। यहाँ तक कि सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप लगाए जाने के बावजूद मंत्रिमंडल में भी कुछ मंत्रियों को प्रमोशन तक दिया गया है। दरअसल जब राजनीति में हिंसक होना ही पहली शर्त बन जाए तो अपराध की बात तो बेमानी है और फिर ये सब कुछ नहीं बल्कि झूठी मानी जाने वाली कहानी है। इसीलिए बाबा नागार्जुन कहते हैं, राम राज में रावण अब की नंगा होकर नाचा है, भारत माता के गालों पर कसकर लगाना नाचा है। अंशुमान त्रिपाठी, एपीएन। तो कुल मिलाकर कहें तो देश के संसदीय लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां नेताओं के चरित्र के बजाय उनकी विजिबिलिटी को आधार बनाकर जब तक टिकट देती रहेंगी, अपराध और राजनीति का गठजोड़ कम नहीं होगा। हालांकि हाल फिलहाल में तो नेताओं की विजिबिलिटी ही नहीं बल्कि विजिबिलिटी भी काम आने लगी है और ये कहा जाता है कि आप सोशल मीडिया पर कितना एक्टिव हैं उसके आधार पर भी कई लोगों को टिकट देने का मन राजनीतिक दलों ने बनाया, लेकिन आपराधिक छवि वालों से गुरेज नहीं किया। वोहरा कमेटी ने राजनीति और अपराध के गठजोड़ पर अपनी रिपोर्ट आज से कई बरस पहले दी, लेकिन विडंबना है कि आज तक ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। और करे भी क्यों? क्योंकि इसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन सब के चेहरे नंगे हो जाएंगे और उन सब के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि अब कैसे जीतें, किसको जिताएं। बहरहाल हम एक और फॉर्मूले की यदि बात करें तो देश की चुनावी राजनीति में करोड़पति प्रतिनिधियों को तादाद यदि देखें तो उनकी तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। यानी कि चुनाव लड़ना है तो पैसा होना चाहिए। चुनाव लड़ने के लिए पैसा खर्च करने की क्षमता जीत की ऐसी शर्त बनी है जिसके लिए तमाम दल तैयार रहते हैं। और तो और आजकल तमाम नेता, तमाम दल तो फाइनेंसेस ढूंढने लगे हैं। धन बल के चुनाव में बढ़ते असर की वजह से प्रचार भी खासा महंगा होता जा रहा है और यही नहीं, सत्ता के लिए जनता को लुभाने के मकसद से बहुत से मुफ्त उपहार के ऐलान किए जाते हैं। वहीं सत्तारूढ़ पार्टियां कर्ज माफी से लेकर हर 3 महीने में डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की योजनाओं से आर्थिक रूप से कमजोर वोटरों को प्रभावित करने से नहीं चूकती और इसे संसदीय लोकतंत्र में आदर्श स्थिति नहीं माना जा सकता, क्योंकि धन बल के बढ़ते असर से चुने जाने वाले प्रतिनिधि और बनने वाली सरकार जनता के बजाय अपने दानदाताओं के लिए वफादार ज्यादा हो जाती है और जिसका खराब असर आम लोगों पर पड़ता है। धन बल के इस वर्चस्व को किस तरह से हमारी संसदीय लोकतंत्र जो है वो झेल रही है, कैसी हमारी जनता झेल रही है, वो आप इस रिपोर्ट में देखिए।
नेताजी की पौबारा। कोरोना पैसे वाले नेताजी के लिए खुशखबरी लेकर आया था। बिहार चुनाव के पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह दूसरे खर्चों के नाम पर उम्मीदवारों को चुनावी खर्च में 10 से 15% की छूट दे दी। अब नेताजी आम चुनाव खास तरीके से लड़ सके। कागज पर 70 लाख रुपए के ऊपर 10 से 15% खर्च ज्यादा कर पाएंगे, तो माननीय विधायक जी भी 28 लाख से 32 लाख तक का खर्च कागज पर दिखा पाएंगे। असल में कितना खर्च होता है वो तो सब जानते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में सबसे अधिक खर्च करने वाले राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की इस रिपोर्ट के मुताबिक इस बार के लोकसभा चुनाव में कुल 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसका 45% या कहें 27,000 करोड़ रुपए अकेले बीजेपी ने खर्च किए। यह उसके 2014 के आम चुनाव में किए गए खर्चे से ज्यादा है। सीएमएस ने इस बार के चुनाव को देश के चुनाव में अब तक का सबसे महंगा चुनाव बताया है, जबकि 1998 में आम चुनाव के दौरान प्रचार में हुए कुल खर्च का 20% हिस्सा बीजेपी का था। 2019 आते आते वह चुनाव में सबसे अधिक यानी 45% पैसा लगाने वाली पार्टी बन गई। उधर 2009 में केंद्र की सत्ता में रही कांग्रेस ने तब के कुल चुनावी खर्च का करीब 40% हिस्सा खर्च किया था। अब ये आंकड़ा महज 15 से 20% रह गया है। हालांकि चुनाव आयोग से मिली जानकारी के आधार पर एडीआर की रिपोर्ट कहती है 7 राष्ट्रीय और 25 क्षेत्रीय दलों को कुल 6,405.59 करोड़ रुपए की रकम मिली। इनमें 7 राष्ट्रीय दलों को 5,544.34 करोड़ रुपए यानी 86% रकम हासिल हुई। वहीं क्षेत्रीय दलों को 861.25 करोड़ रुपए यानी महज 13.45% ही मिले। लेकिन ये खर्च का कागजी ब्यौरा भर है, असली खर्च इससे कई गुना ज्यादा है। जाहिर है कि संसदीय लोकतंत्र अब पैसे का खेल बनता जा रहा है। लोग तब एक आम चुनाव को 1 लाख करोड़ के खर्च का कारोबार मानने लगे। हालांकि केंद्र सरकार ने देश के राजनीतिक दलों की चुनावी चंदे को पारदर्शी बनाने के लिए वित्त वर्ष 2017-18 के बजट में चुनावी बॉन्ड शुरू करने का ऐलान किया था। चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों द्वारा राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें विरोधी दलों के दानदाताओं की जानकारी बैंक यानी सरकार के पास उपलब्ध होती है। ऐसे में इस बॉन्ड की पारदर्शिता को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए सत्तारूढ़ पार्टी और प्रमुख विरोधी दलों को मिलने वाले चंदे के बीच भारी अंतर देखा जा रहा है। जाहिर है कि राजनीतिक पार्टियों को यह पैसा बड़े उद्योगपतियों से मिलता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इनके कारोबार को मदद करने वाली नीतियां बनाना सरकार की मजबूरी हो जाती है। चुनावी बॉन्ड के लिए उद्योगपति सत्तारूढ़ पार्टी को रिश्वत दिए जाने के आरोप खुले आम लगते रहे हैं और बदले में लगातार बढ़ रहे निजीकरण और सरकारी परिसंपत्तियों की नीलामी या विनिवेश को भी इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। संसदीय लोकतंत्र के पैसे का खेल बनने से अब इक्का दुक्का सांसद ही गरीब पृष्ठभूमि से संसद और विधानसभाओं में पहुंच पाते हैं। अगर 2019 के आम चुनाव के बाद गठित हुई संसद की बात की जाए तो हलफनामों के मुताबिक बीजेपी की कुल सांसदों में से 265 सांसद करोड़पति हैं। वहीं कांग्रेस के 51 सांसदों में से 43 करोड़पति, डीएमके के 23 में से 22, टीएमसी के 22 में से 20 और वाईएसआर कांग्रेस के 22 में से 19 सांसद करोड़पति हैं। जाहिर की चुनावी जीत को सुनिश्चित करने के लिए करोड़पतियों को ही टिकट दिया जाता है। देश के चुनाव में एक बड़ा फर्क 2014 के चुनाव के बाद आया, जब प्रोफेशनल्स की मदद से चुनाव जीतने की रणनीतियां बनाई जाने लगी। प्रशांत किशोर और उनके जैसे कई रणनीतिकार अब देश के आम चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव तक सक्रिय हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक कद को विशाल दिखाने के लिए विशाल होलोग्राफिक इमेज तकनीक का इस्तेमाल किया गया। चुनावी रैलियों को बड़ी बड़ी इवेंट का रूप दिया गया। पार्टियों के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण करवाकर मतदाताओं की पसंद नापसंद, आर्थिक सामाजिक स्थिति के साथ राजनीतिक रुझान का अनुमान लगाने के लिए बहुत बड़े पैमाने पर डेटाबेस तैयार किया गया। मोबाइल फोन्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर और सोशल मीडिया के जरिए उनको प्रभावित करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर वीडियो और पोस्ट भेजकर बमबारी की गई। जनमत को बदलने के लिए तकनीकें तैयार खड़ी थी। बाकायदा राजनीतिक दलों में आईटी सेल बनाकर विपक्ष और विरोधी विचार वाले समूहों, संप्रदायों और व्यक्तियों के खिलाफ अभियान चलाया गया और वो अभियान अब रोजमर्रा की राजनीति का हिस्सा बन चुका है।
जाहिर है कि सब में खर्च होने वाला पैसा वैध अवैध तौर पर उद्योगपतियों से लिया जाता है। अब शराब, कंबल और दारू पर मतदाता को खरीदने की बातें तो पुरानी हो गई। कई जगह मोबाइल फोन्स और तरह तरह की चीजें बांटी जाती हैं। बल्कि चुनावी वादों में साइकिल, टीवी और तमाम तरह के सामान देने का वादा करके तमिलनाडु से लेकर उत्तर प्रदेश तक में चुनाव जीते जाते रहे। हालिया चुनाव में लड़कियों को स्कूटी देने जैसे प्रलोभन भी सामने आए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा फिक्र की बात यह है कि अब शासकीय योजनाओं और उनके विज्ञापनों को भी सत्तारूढ़ पार्टी अपने विज्ञापन और प्रलोभनों के लिए इस्तेमाल करने लगी है। यूपी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में किसानों का 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया था। इसे उसको मिली दोबारा जीत का कारण माना जाता है। वहीं मोदी सरकार की दोबारा सत्ता में वापसी की वजह उज्ज्वला योजना और 6,000 रुपए सालाना की किसान सम्मान निधि के डायरेक्ट ट्रांसफर योजना समझी जाती है। इसी चुनाव में कांग्रेस ने न्याय योजना के तहत हर गरीब परिवार को सालाना 72,000 रुपए देने का ऐलान किया था। लेकिन कांग्रेस के पास जनता तक ये संदेश पहुंचाने के लिए ना तो कार्यकर्ता थे और ना ही संगठन। और सच्चाई ये है कि पैसे के बगैर ना तो संगठन खड़ा हो सकता है, ना ही कार्यकर्ता। सच तो ये है कि देश की राजनीति के बदलते चरित्र से लोकतंत्र का कॉर्पोरेटीकरण हो चुका है। अंशुमान त्रिपाठी, APN। हालांकि ऐसा नहीं कि जो धन बल का प्रभाव है वो केवल संसदीय लोकतंत्र के लिए दाग ही है, बल्कि ये एक ऐसे समाज को पैदा कर रहा है जहां पर मुफ्तखोरी बढ़ जाती है। विशेषकर दक्षिण के चुनाव में यदि देखें आप तो तमाम ही राज्य, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो या फिर आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तो बहुत ही ज़्यादा ये रहा जहाँ पर लोगों ने एक टीवी और एक वक्त के खाने तक पर वोट किया और उसके हिट फॉर्मूला माना गया। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए तो एक आदर्श लोकतंत्र में चुनाव के लिए राज्य के फंड से राशि का आवंटन किए जाने की बात कही जाती है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि शुचिता और लोकतंत्र की पवित्रता की रक्षा के लिए सच्चे जनप्रतिनिधियों को देश की संसद और विधानसभाओं में आना चाहिए, लेकिन राजनीति अब व्यवसाय बन चुकी है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें बाकायदा निवेश करके अगले 5 साल तक मुनाफा कमाने और ताज़िंदगी देश की जनता से आर्थिक राजनीतिक सूद वसूलने का तंत्र इसे मान लिया गया है। हमारा लोकतंत्र इसी तंत्र का सबसे बड़ा निशाना है। हालांकि चुनाव सुधार की बात हमेशा होती रही है, लेकिन 9 दिन चले 2.5 कोस की जैसी स्थिति है। तमाम कोशिशों के बाद, तमाम दावों के बाद, तमाम रिपोर्टों के बाद आप यदि सच्चाई देखें तो सच्चाई डराती है। फिर भी उम्मीदों का ही दूसरा नाम लोकतंत्र है और इसलिए हम सभी उम्मीदों पर जी रहे हैं। हमारे देश की जनता बहुत भावुक, बहुत भोली और बहुत नादान सी है, इतना तो हम सभी जानते हैं। इसीलिए आज़ादी के बाद से ज़्यादातर चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर लड़े गए, चाहे गरीबी हटाओ का नारा हो, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक का मसला हो, इंदिरा इंडिया से लेकर राष्ट्रवाद और अच्छे दिन तक के नारे दरअसल जीत के सफल चुनावी फार्मूले साबित होते रहे हैं। भावनात्मक जो मुद्दे होते हैं वो चुनावी सफलता के लिए एक ऐसे पैमाने के रूप में सामने आते हैं जहां पर सफलता की गारंटी होती है। और इस बात को समझकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस पूरे फॉर्मूले को अपने अपने हिस्से से, अपने अपने तरीके से, अपने अपने हिस्से के लिए खूब इसका दुरुपयोग किया। देश में भावनाओं की राजनीति एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा है। देश के संसदीय इतिहास में इंदिरा गांधी को जन भावनाओं के इस्तेमाल करने के लिए याद किया जाता है। 1971 के चुनाव में गरीबी और संत्रास से गुजर रही जनता को इंदिरा ने सपना दिखाया था और गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पहली बार इस्तेमाल हुआ ये चुनावी फॉर्मूला इस कदर कामयाब रहा कि इंदिरा गांधी ने भारी बहुमत से आम चुनाव में जीत हासिल की। दरअसल 1966 में पीएम बनते ही इंदिरा गांधी कांग्रेस के अंदर जमे मठाधीशों के निशाने पर आ गई। 1966 में आम चुनाव में जब गैर कांग्रेसवाद के नारे तले कांग्रेस का जनाधार खिसका तो उनके विरोधी मजबूत और हो गए और 1969 में कांग्रेस के दो फाड़ हो गए।
ऐसे में समाजवाद का सहारा देकर इंदिरा ने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्स खत्म किए और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। प्रिवी पर्स का विधेयक एक वोट से राज्यसभा में गिरने पर इंदिरा गांधी ने लोकसभा भंग कर मध्यावधि चुनाव करवाए। इस चुनाव में गरीबी हटाओ के नारे पर 2/3 सीटें हासिल की गई। जनता पर विरोधियों के प्रचार का कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि विरोधियों ने नारा दिया था कि देखो इंदिरा का खेल, खा गई राशन, पी गई तेल, लेकिन गरीबी नहीं मिटी। तब अगले चुनाव से पहले गरीबी दूर करने के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया गया। गरीबी दूर करने के लिए कई कदम भी उठाए गए, लेकिन चुनाव हारने पर आपातकाल के ऐलान से तानाशाही के लिए लोकतंत्र के इतिहास में इंदिरा गांधी का नाम दर्ज हो गया। तब कवि नागार्जुन ने पूछा था, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता की मस्ती में भूल गई बाप को। उसके बाद राजीव गांधी ने भी गरीबी हटाओ के नारे का इस्तेमाल किया, लेकिन बोफोर्स तोप सौदे में घोटाले के आरोप के कारण लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 1957 सीटों पर ही अटक कर रह गई। राहुल गांधी भी 2019 के आम चुनाव में न्याय यानी न्यूनतम आय गारंटी योजना को चुनावी फॉर्मूला बनाया, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ सका। काला धन और भ्रष्टाचार को लेकर देश की जनता हमेशा राजनीतिक दलों से खफा रही है। वहीं सत्ता से बाहर रही बीजेपी ने जनता में बैठे गुस्से को भुनाने के लिए इसे चुनावी फॉर्मूला बनाया। कहा गया कि हर किसी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। वहीं यूपीए के दूसरे शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर भी जनभावनाओं को उबारने का काम किया गया। निर्भया मामले में जन आक्रोश को भुनाने के लिए तब प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे नरेंद्र मोदी ने जनता को मतदान के वक्त इसे याद रखने को कहा। जनता की भावुक स्वभाव को सबसे पहले कांग्रेस ने भुनाया, इसलिए संगठन मजबूत करने के बजाय सहानुभूति लहर या दूसरे भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव जीता गया। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिम वोट बैंक की वजह से उसे हिंदुत्ववादी ताकत कभी चुनौती की तरह नजर नहीं आई, जबकि बीजेपी अपने एक संगठन और कार्डर को मजबूत करते हुए कांग्रेस के खिलाफ प्रचार में पिछली एक सदी से जुटी हुई थी। धीरे धीरे बीजेपी भावनाओं की राजनीति में सिरमौर हो गई। हिंदुत्व भी एक भावनात्मक उबाल रहा। राम जन्मभूमि अभियान ने जनता को आंदोलित कर दिया था, लेकिन बीजेपी की जीत में सांप्रदायिक उभार के साथ राष्ट्रवाद की छौंक बहुत काम आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच के सीने वाले बयान ने खासा असर दिखाया। बीजेपी ने मीडिया के जरिए पाकिस्तान और मुसलमान विरोध को देश की राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। एक बार सत्ता में आने के बाद राष्ट्रवाद के नाम पर विरोधियों को राष्ट्रद्रोही या देशद्रोही और रामद्रोही तक बताया जाने लगा। फिर भी बीजेपी को दूसरे कार्यकाल में जीत के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा लेना पड़ा। पहली बार भारत ने अहिंसा, पंचशील, उदारता और निर्गुण विचारों को छोड़ पड़ोसी देश पर हमले ने जनता के बड़े तबके में नया जोश और उमंग भर दिया और नरेंद्र मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश की भावुक जनता ने मनमोहन सिंह को भी 2 बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया था, लेकिन यह सच है कि जनता जब सत्ता विरोधी मन बना लेती है तो वो बदलाव करने पर आमदा हो जाती है। हालांकि अब मोदी ने एंटी इनकम्बेंसी की भावनाओं को बेअसर करने के लिए चेहरे बदल कर चुनाव में उतरने की कवायद शुरू कर दी है। जानकारों का मानना है कि इससे सरकार विरोधी भावनाएं बहुत हद तक ठंडी पड़ जाती हैं। कुल मिलाकर जनता की भावनाओं को जरूरत पर उभारने और ठंडा करने का खेल का नाम ही लोकतंत्र है। ऐसे में चुनाव में भावनाओं के इस्तेमाल में कौन कितना कारगर रहता है, जीत उसी की होती है। अंशुमन त्रिपाठी, APN। वैसे एक आदर्श लोकतंत्र के लिए बुनियादी मुद्दों पर चुनाव होना जरूरी है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस देश में रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे मुद्दे चुनाव में बेअसर रहे हैं। यहाँ तक कि जानकारों को संदेह है कि कोरोना प्रबंधन को लेकर भी जनता अपने अपने राज्यों और केंद्र की सरकार के प्रदर्शन के आधार पर वोट देगी। चुनाव में भावनाएं इस कदर अहम होती हैं कि सत्ता विरोधी लहर अच्छे से अच्छा काम करने वाली सरकार को भी सत्ता से बेदखल कर देती है और बुरी से बुरी सरकार को एक मौका और दे देती है। इसका मुख्य कारण अशिक्षा माना जाता है। इसीलिए किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए
शिक्षित जनता, जागरूक मतदाता ज़रूरी है। और शायद जब तक हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं बनेगी तब तक कुछ यही रूप हमें देखने को मिलेगा अपने लोकतंत्र का भी, जिसमें हम और आप मिलकर अपने ऐसे प्रतिनिधि चुनेंगे जो हमारी भावनाओं से तो खेलेंगे लेकिन हमारे लिए भला कभी नहीं सोचेंगे। हम और आप वोटर हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, और इस लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी महज नेताओं की नहीं है, महज संविधान की भी नहीं है, बल्कि भारत के हर उस नागरिक की है जिसके पास मतदान का अधिकार है। तो अगर अब आगे से कभी भी आप मत दें अपना, तो ये ज़रूर देखें कि जो आपका प्रतिनिधि है क्या वो इन फॉर्मूलों के आधार पर आपसे कुछ मांग रहा है, इन फॉर्मूलों के साथ चल रहा है, या फिर वाकई कुछ भला आपके लिए वो सोच रहा है, कर रहा है। प्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करना दलों की जवाबदेही तय करने जैसा होगा। सपने देखना तो बहुत अच्छी बात है, सपनों के लिए अपना सब कुछ बेच देना बहुत गलत बात होगी। तो ये ज़रूरी है कि इस लोकतंत्र को बचाने में हम और आप दोनों ही अपनी जागरूक भूमिका निभाएं, और इसके लिए जागरूक रहना सबसे बड़ी बात होगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपने मत का जो अधिकार है उसका सदुपयोग करेंगे और आप अपने मत की कीमत भी समझेंगे, राजनीतिक फॉर्मूलों से बचेंगे, इसी उम्मीद के साथ आज विशेष में इतना ही। अगली बार फिर मैं आपके सामने होंगी एक अन्य बड़े मुद्दे के साथ, जिसके विशेष रूप को आपके सामने रखूंगी। नमस्कार।